एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमें डिस्कस करना है इसमें नेक्स्ट स्टेशन, और नेक्स्ट स्टेशन में आप लिखेंगे थर्ड, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HX। रिएक्शन विद हाइड्रोहेलिक एसिड concentrated HX, the process is called hydrohallucination. Hydrohallucination process. अब ध्यान देना, देखो इस रिएक्शन को आप बिल्कुल कंपेरेबल मान सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन के। जो फर्स्ट रिएक्शन हमने डिस्कस की थी सल्फ्यूरिक एसिड वाली रिएक्शन, एकदम सेम रिएक्शन है, केवल और केवल न्यूक्लियोफिलिक पार्ट चेंज हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन में हमने लिया था कंसंट्रेटेड H2SO4, तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट तो था H+ और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट था HSO4-। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो HX में भी इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट तो फिर से H+ है, केवल न्यूक्लियोफिलिक पार्ट चेंज हो रहा है, HSO4- की जगह X- है, बाकी सारी कहानी एकदम सेम है। ये हमने डिस्कस किया, देखो फर्स्ट स्टेप पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, दैट विल बी H+, और वो प्रेफरेबली कहां पर ऐड होगा, CH2 या CH? CH2 पर, प्रेफरेबली CH2 पर ऐड होगा, जिसमें कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं या मार्कोनिकॉफ-फूल की भी आप बात कर सकते हैं, वो भी एप्लीकेबल है यहां। तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड हो जाएगा यहां पर, और X- एज ए न्यूक्लियोफाइल फिर यहां पर ऐड हो जाएगा सेकंड स्टेप में, और इस तरह से फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इसमें कंपाउंड हैलाइड। और देखो यहां पर क्योंकि कंपाउंड में एल्कीन पर H और X दोनों का एडिशन हुआ है, एडिशन ऑफ H इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन एंड X इज कॉल्ड हेलोजनेशन। दोनों का अगर एडिशन हुआ है तो हाइड्रोहेलोजनेशन। इस बेसिस पर इस प्रोसेस को हम लिखते हैं हाइड्रोहेलोजनेशन प्रोसेस। देखो मैकेनिज्म एकदम वही है, बस H2SO4 को हमें HX से रिप्लेस करना है, जो फर्स्ट स्टेशन हमने डिस्कस की थी। क्या होता है, देखो एल्कीन मॉलिक्यूल जब HX के कांटेक्ट में आएगा तो हम बात कर सकते हैं H के ऑर्बिटल में पार्शियल वैकेंसी है और एल्कीन के पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जैसे ही आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यहां से लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा इसकी वैकेंसी के लिए, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट। अब आप ध्यान देना, देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना, H का पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और पॉजिटिव चार्ज कम होते ही H और X में EN डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और उसी EN डिफरेंस क्रिएट होने के साथ में ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात है? ठीक है। और देखो इस बॉन्ड फॉर्मेशन में क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली पाई बॉन्ड ब्रेक भी होगा फिर इसमें। ठीक है, सो ब्रेकेज ऑफ दिस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज, इट विल बी साइमल्टेनियस प्रोसेस, और ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो देखो X तो यहां से सेपरेट हो जाएगा X- के फॉर्म में, और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जब यहां पर ऐड होगा तो ये CH2 से बन जाएगा CH3, और ये कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन लूज करने के साथ बनेगा पॉजिटिव। बस सेकंड स्टेप में X- यहां पर ऐड होगा, और X- के ऐड होने के साथ में फाइनली कंपाउंड आपको मिल जाएगा हैलाइड। दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है, क्योंकि हम HX के साथ में रिएक्शन की बात करें तो HX में हमारे पास चॉइस है, इट कैन बी HF, HCl, HBr एंड HI। बता सकते हैं कौन से HX में रिएक्शन सबसे फास्ट होगी? रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए तो डिफरेंट HX में विच विल बी मोस्ट रिएक्टिव, HF और HI? HI। ठीक है, ध्यान देना यहां पर अगर आप रिएक्टिविटी कंपैरिजन करते हैं तो HI इज मोस्ट रिएक्टिव, और आगे फिर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाएगा HBr, HCl एंड HF। उसका रीजन है देखो, क्योंकि देखो ये हमने डिस्कस किया रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है वो रिएक्शन का RDS है, ये डिस्कस किया ना कार्बोकेटाइन का बनना। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में फर्स्ट स्टेप रिएक्शन का RDS होता है। अब ये स्टेप अगर रिएक्शन का RDS है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं इस रिएक्शन में, इस स्टेप में आप देखो HX बॉन्ड का ब्रेक होना रिएक्शन का RDS है। ठीक है, RDS में ही HX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और अगर HX बॉन्ड का ब्रेक होना रिएक्शन का RDS है तो फिर तो हम कह सकते हैं कि HX बॉन्ड जितना फास्ट ब्रेक होगा रिएक्शन की रेट उतना हाई होगी, और HX बॉन्ड सबसे फास्ट किसमें ब्रेक होगा? HI में, क्योंकि डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। HI बॉन्ड सबसे वीक होगा तो वो सबसे इजीली ब्रेक होगा, सबसे इजीली ब्रेक होगा तो इसमें रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, आगे फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिल जाएगा। क्लियर बात है? लिखिए आप इसे। अब आप ध्यान देना, सेम एप्लीकेशन हम अल्काइन के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अल्काइन के लिए इस एप्लीकेशन के लिए को डिस्कस करते हैं।
HX अगर आप एल्काइन पर ऐड करते हैं, प्रोसेस यहां भी सेम है, देखो कंसेप्ट तो वही है, पहले इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होगा और फिर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड होगा, और इसमें भी अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट प्रेफरेबली ऐड होगा CH पर, कार्बेटाइन यहां बनेगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां पर ऐड हो जाएगा। अब ये आप याद करें, लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था एल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगी वो 2 टाइम्स होगी, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड रिएजेंट मतलब रिएजेंट का जब सेकंड मॉलिक्यूल आप ऐड करोगे तो कैसे आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट फाइंड करना है वो मैं आपको यहां पर अप्लाई करके बता रहा हूं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आता है वो। अब देखो, जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को रिपीट करेंगे एल्काइन के लिए, तो यहां पर फिर से वही 2 कंडीशन है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट CH2 पर भी ऐड हो सकता है और CH पर भी ऐड हो सकता है। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अगर CH2 पर ऐड हुआ तो फिर अंडरस्टूड है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट C पर जाएगा और उससे इसमें कंपाउंड आपको मिलेगा ये। और इसका अपोजिट एडिशन अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अगर C पर ऐड हुआ तो फिर न्यूक्लियोफाइल जाएगा CH2 पर, उस केस में कंपाउंड आपको ये मिलेगा। ठीक है, देखो कंपाउंड तो दोनों ही बनेंगे, बस हमें देखना है मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। उससे पहले आप ध्यान देना, इन कंपाउंड्स की कैटेगरीज आप याद रखेंगे। This compound is having 2 halogens on same carbon. 2 halogens on same carbon, the compound is categorized as gem dihalide. ये compound तो आपके पास है gem dihalide. And those compounds which have 2 halogens on adjacent carbon atom, 2 halogens on adjacent carbon atom, the compound is called vicinal dihalide. तो यहां पर 2 तरह के compounds का formation हुआ है, gem and vicinal dihalide. देखो, gem dihalide को अगर आप common system में इसका nomenclature करें तो आप ध्यान देना, अगर यहां पर halogens को हटाया जाए, मैं हेलोजेंस को हटा रहा हूं, तो जो रेडिकल आपके पास है दैट इज बाइवेलेंट रेडिकल। और ध्यान देना, दोस बाइवेलेंट रेडिकल्स व्हिच हैव 2 फ्री वैलेंसीज ऑन सेम कार्बन लाइक दिस आर कॉल्ड अल्काइलिडीन रेडिकल्स। इनको बोलते हैं अल्काइलिडीन रेडिकल। तो इसका नेम आप लिख सकते हैं अल्काइलिडीन हैलाइड या अल्काइलिडीन डायलाइड भी कह सकते हैं। वैसे अल्काइलिडीन हैलाइड भी सही होगा, क्योंकि अल्काइलिडीन से अंडरस्टूड है कि ये बाइवेलेंट है, और हैलाइड आप बोल रहे हैं तो दोनों वैलेंसीज पर हेलोजन आ जाएगा। दिस कंपाउंड कैन बी नेम्ड एज अल्काइलिडीन हैलाइड। और ध्यान देना, इसमें से भी अगर आप हेलोजेंस को रिमूव करेंगे तो ये भी आपको बाइवेलेंट रेडिकल मिलेगा, लेकिन ये जो बाइवेलेंट रेडिकल होगा उसमें 2 फ्री वैलेंसीज सेम कार्बन पर नहीं, एडजेसेंट कार्बन पर आएगी। एंड दिस टाइप ऑफ बाइवेलेंट रेडिकल इज नोन एज अल्काइलिन रेडिकल। इसे हम बोलते हैं अल्काइलिन। तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा अल्काइलिन, और हेलोजन अटैच्ड है तो हैलाइड हो जाएगा, या एल्काइलिन डाइहैलाइड भी लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैलाइड या डाइहैलाइड दोनों सही है, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि अल्काइलिन और अल्काइलिडीन से अंडरस्टूड है कि ये बाइवेलेंट रेडिकल्स हैं, और बाइवेलेंट है तो दोनों वैलेंसीज पर हेलोजन प्रेजेंट होंगे। तो दिस इज अल्काइलिडीन हैलाइड एंड दिस इज अल्काइलिन हैलाइड। अब हमें डिसाइड करना है कि दोनों में से मेन प्रोडक्ट क्या होगा। मैकेनिज्म से डिस्कस करते हैं इसको। देखो, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होगा और वो ऐड होगा मेनली CH पर। अच्छा देखो, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट मेनली CH पर ऐड होगा, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट मेनली CH पर आएगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं? कार्बोटाइन स्टेबिलिटी। भाई हम यही तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट मेनली यहां पर आना चाहिए ताकि यहां पर कार्बोटाइन स्टेबल हो, क्योंकि यहां पर कार्बोटाइन स्टेबल होगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का +I+H उसे स्टेबलाइज करेगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां पर आ जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये तो फर्स्ट HX का एडिशन, वो तो बिल्कुल एल्कीन के सिमिलर है। अब हमें देखना है कि जब नेक्स्ट HX इसमें ऐड होगा तो इलेक्ट्रोफाइल मेनली कहां पर जाएगा। देखो, इलेक्ट्रोफाइल मेनली कहां पर जाएगा, जैसे आपने फर्स्ट HX के एडिशन में डिसाइड किया वही कंसेप्ट यहां भी आएगा, कार्बोटाइन स्टेबिलिटी। भाई यहां भी अल्टीमेटली आपको कार्बोटाइन स्टेबिलिटी ही चेक करना है, तो ऐसा करते हैं, दोनों केस बना लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अगर CH2 पर ऐड हुआ, केस A, तो इसके अकॉर्डिंग X तो यहां से सेपरेट होगा X माइनस के फॉर्म में, और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अगर CH2 पर ऐड हुआ तो जो कार्बोटाइन फॉर्मेशन होगा वो C पर होगा। CH2 पर H ऐड हुआ तो ये बन जाएगा CH3। ये समझ में आ रहा है? मैंने सिंपली यहां पर इस H को CH2 पर ऐड करके उसको तो बनाया CH3, और पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहां पर बन जाएगा कार्बोटाइन। और अगर इसका सेकंड केस लिया जाए, केस B, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अगर C पर ऐड होता है पाई बॉन्ड ब्रेक होने के साथ में, तो जो केटायन बनेगा वो फिर CH2 पर बनेगा। बस अब हमें इन 2 केटायंस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। क्या लगता है विच इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। फर्स्ट यहां पर ज्यादा स्टेबल है सेकंड के कंपैरिजन में, सेकंड लेस स्टेबल होगा। और देखो, फर्स्ट स्टेबल ज्यादा क्यों, उसका रीजन आप समझना।
क्योंकि फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो हेलोजन का इस केटायन के लिए दो इफेक्ट ऑपरेट होंगे, माइनस आई तो हो गई, लेकिन साथ में लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर रेजोनेंस भी तो आएगा फिर इसमें, ठीक है, बैक बॉन्डिंग वाली कंडीशन भी आएगी यहां पर। क्या समझ में आ रही बात है? तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इसके दो इफेक्ट ऑपरेट होंगे, प्लस एम एंड माइनस आई। हालांकि देखो ये भी हमने डिस्कस किया कि प्लस एम और माइनस आई में डोमिनेटिंग तो माइनस आई होता है, ठीक है। हेलोजन के केस में हमने डिस्कस किया कि प्लस एम और माइनस आई में माइनस आई डोमिनेट करता है। देखो अब समझना बात को, मैंने अगर फर्स्ट को सेकंड से ज्यादा स्टेबल लिखा है तो स्टेटमेंट पे ध्यान देना, उसका रीजन आप ये नहीं दे सकते कि यहां पर हेलोजन केटायन को स्टेबलाइज कर रहा है और यहां पर हेलोजन केटायन को डीस्टेबलाइज कर रहा है। एक्चुअल अगर बात की जाए तो दोनों ही केस में हेलोजन केटायन को डीस्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि हेलोजन का इफेक्ट तो हमेशा नेट इफेक्ट विथड्रॉइंग ही होता है। चाहे वो रेजोनेंस भी करेगा तब भी उसका माइनस आई डोमिनेट करेगा ना, और अगर माइनस आई डोमिनेट करेगा मतलब यहां पर भी इफेक्ट तो उसका विथड्रॉइंग है, और अगर विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑपरेट होगा तो वो तो केटायन को हमेशा डीस्टेबलाइज ही करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो स्टेटमेंट पे ध्यान देना, अगर हम फर्स्ट को सेकंड से ज्यादा स्टेबल बता रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते, देखो इसका बढ़िया क्वेश्चन बनता है असर्शन रीजन में, एआर क्वेश्चन मैं बताता हूं। असर्शन, दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकेटायन। रीजन, in first halogen is stabilizing carbocation while in second halogen is destabilizing carbocation। आंसर सी जाएगा, मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट ही गलत है। हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर हेलोजन इस केटायन को स्टेबलाइज कर रहा है, नो, यहां पर भी हेलोजन केटायन को डीस्टेबलाइज ही करेगा, क्योंकि प्लस एम और माइनस एम में डोमिनेटिंग माइनस आई है, और अगर विथड्रॉइंग इफेक्ट डोमिनेटिंग है तो इसका नेट तो इस केटायन के लिए जो इफेक्ट होगा वो डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ही होगा। यहां भी डीस्टेबलाइज कर रहा है, यहां भी डीस्टेबलाइज कर रहा है, तो फिर क्वेश्चन है फिर फर्स्ट मोर स्टेबल क्यों है? अब स्टेटमेंट पे ध्यान देना, आप ये कह सकते हैं डीस्टेबलाइजेशन ऑफ केटायन बाय दिस हेलोजन इज लेस एज कंपेयर टू डीस्टेबलाइजेशन ऑफ दिस केटायन बाय दिस हेलोजन। ये हेलोजन भी इस केटायन को डीस्टेबलाइज कर रहा है लेकिन कम डीस्टेबलाइज कर रहा है, ये हेलोजन इस केटायन को ज्यादा डीस्टेबलाइज कर रहा है। फर्स्ट वाला कम क्यों कर रहा है? क्योंकि फर्स्ट वाले में माइनस आई के साथ में प्लस एम इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है, और याद करो प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो उसके माइनस आई को बहुत एक्सटेंट तक सप्रेस कर देता है। तभी तो आप याद करो जब प्लस एम माइनस आई दोनों ऑपरेट होते हैं तो जो नेट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है उसमें फ्लोरीन सबसे पीछे चला जाता है। आप सोचिए ना, फ्लोरीन का माइनस आई तो सबसे ज्यादा होता है ना, लेकिन साथ में प्लस एम होने की वजह से उसका जो नेट विथड्रॉइंग इफेक्ट है उसमें फ्लोरीन सबसे लास्ट में होता है, आयोडीन सबसे आगे होता है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि उसके माइनस आई को, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट को उसके स्ट्रॉन्ग प्लस एम ने सप्रेस भी तो किया है, तो इसलिए उसका जो नेट विथड्रॉइंग इफेक्ट आता है वो बहुत कम आता है, ठीक है। जबकि यहां पर अगर आप देखोगे तो हेलोजन का इस केटायन के लिए 100% विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, इसमें रेजोनेंस तो है ही नहीं। क्या क्लियर हुई बात है? इसलिए हम बात करते हैं कि फर्स्ट कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकंड, और अगर फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है तो फिर तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इसी वाले ट्रैक को फॉलो करना चाहेंगे, मतलब इस केटायन का फॉर्मेशन प्रेफर्ड होगा, और इसका फॉर्मेशन अगर प्रेफर्ड होगा तो फिर तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज जेम डायलाइट विल बी मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन हाँ ये भी बनेगा, कम क्वांटिटी में बनेगा बट बनेगा जरूर। सो विसरल डायलाइट इज आल्सो फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट, एज माइनर प्रोडक्ट, बट यहां पर रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होगा दैट विल बी जेम डायलाइट। तो यहां से क्वेश्चन आता है, अल्काइन पर अगर आप HX ऐड करते हैं तो जो मेन प्रोडक्ट आपको मिलेगा बाय एडिशन ऑफ 2 HX इट विल बी जेम डायलाइट। दोनों हेलोजन सेम कार्बन पर आएंगे। क्लियर हो रही बात है? ठीक है, और वो हम डिसाइड करते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से। अब आप ध्यान देना, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का कंसेप्ट तो है ही, अल्टीमेटली वही कंसेप्ट हमें अप्लाई करना होता है, लेकिन जैसा कि आप याद करो हमने मार्कोनिकॉफ रूल भी डिस्कस किया था, तो ये भी हम बात करते हैं कि इस केस में जब आप HX को ऐड करेंगे तो आप यहां पर एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल जो हमने डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट मेनली गोज ऑन दैट अनसैचुरेटेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर। तो ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां पर ऐड होगा क्योंकि यहां पर 1 और यहां पर 0 हाइड्रोजन है। ठीक है, वो जो हमने मार्कोनिकॉफ रूल डिस्कस किया ना, आप ध्यान देना, वो मार्कोनिकॉफ रूल आप अप्लाई कर सकते हैं अल्काइन के केस में केवल फर्स्ट HX के एडिशन में। ठीक है, एल्कीन में तो एक ही HX ऐड होना है, तो वहां तो वो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो ही जाएगा। लेकिन जब आप एल्काइन पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते हैं तो जो रूल हमने डिस्कस किया है, ध्यान देना, वो रूल केवल और केवल कब एप्लीकेबल होगा? when there is addition of first molecule of reagent on alkyne। जब आप एल्काइन पर रिएजेंट का पहला मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो इस केस में जो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते हैं वो हमने डिस्कस किया था रूल। ठीक है, एक्चुअली उसके अलावा मार्कोनिकॉफ रूल एक और है। ठीक है, वो जो रूल हमने डिस्कस किया था ना, दैट इज एक्चुअली मार्कोनिकॉफ रूल फर्स्ट।
देयर इज वन मोर मार्कोनिकॉफ रूल, दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड, और वो जो मैं डिस्कस कर रहा हूं मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड, दैट इज सजेस्टेड फॉर एडिशन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट ऑन अल्काइन। जब आप अल्काइन पर रिएजेंट का सेकंड मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो वहां पर हम मार्कोनिकॉफ रूल फर्स्ट नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड अप्लाई करते हैं। नाउ व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड, वो आप समझे, दैट इज एप्लीकेबल फॉर दिस रिएक्शन। जब आप रिएजेंट का सेकंड मॉलिक्यूल अल्काइन पर ऐड करते हैं, यहां पर हम अप्लाई करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड। मतलब आसान है, देखो कॉम्बिनेशन क्लियर है। अल्काइन पर हमें बताया कि रिएजेंट के दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, जब आप फर्स्ट मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल फर्स्ट, जब आप सेकंड मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड। अब सेकंड क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड, इन एडिशन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट ऑन अल्काइन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, आप ध्यान देना यहां से रूल स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट मेनली गोज ऑन दैट अनसैचुरेटेड कार्बन वेयर नेगेटिव पार्ट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। जब क्योंकि पहला मॉलिक्यूल तो ऐड हो चुका है, अब पहला मॉलिक्यूल ऐड हो चुका है मतलब उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी ऐड हो चुका है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी ऐड हो चुका है। तो मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड ये कहता है कि जब आप रिएजेंट का सेकंड मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो सेकंड मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट आपको वहां पर ऐड करना है जहां पर पहला वाला नेगेटिव पार्ट ऐड हुआ है। मतलब मैं HX के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि हेलोजन, हेलोजन ही तो इसका नेगेटिव पार्ट है ना, तो हेलोजन कहां जाएगा, जहां पर पहले से हेलोजन प्रेजेंट है, तभी तो जेम डायरेक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? सो अकॉर्डिंग टू द रूल सेकंड, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट मेनली गोज ऑन दैट अनसैचुरेटेड कार्बन वेयर नेगेटिव पार्ट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। मतलब नेगेटिव पार्ट एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ही तो है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप रिएजेंट का सेकंड मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वहां पर जाएगा जहां पर पहले वाला न्यूक्लियोफिलिक पार्ट प्रेजेंट है। क्या बात क्लियर हो रही है? मतलब दोनों न्यूक्लियोफाइल एक ही कार्बन पर आएंगे, दोनों इलेक्ट्रोफाइल एक ही कार्बन पर आएंगे। दैट इज रूल फर्स्ट एंड सेकंड का कॉम्बिनेशन। आ रही बात समझ में? अब एक बात ध्यान देना, देखो अगर हम बात करें रूल का बेसिस क्या है, तो बेसिस तो वही है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। एक बात सोचिए, अगर वो कह रहा है कि आप हेलोजन को वहां पर ऐड करो जहां पर पहला वाला हेलोजन प्रेजेंट है, तो आप सोचिए हेलोजन को, रूल ये कह रहा है कि हेलोजन को आपको वहां पर ऐड करना है जहां पर ऑलरेडी हेलोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने आपको ये बोला है कि आप कार्बोकेटाइन वहां बनाओ जहां पर पहले वाला हेलोजन प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा तभी तो दूसरा हेलोजन भी वहां जाएगा। और वहां कार्बोकेटाइन क्यों बना है? क्योंकि वहां पर बनने वाला कार्बोकेटाइन जो है वो दूसरे कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है। तो रूल का फ्रेमिंग का बेसिस तो वही है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। क्या समझ में आ रही बात है? अच्छा एक बात और ध्यान देना, कई बार स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर मतलब रूल सेकंड की जरूरत क्या है, अगर हम यहाँ पर रूल फर्स्ट अप्लाई करते हैं तब भी तो काम बन ही रहा है। भाई हम तो रूल सेकंड का हमें पता ही नहीं है, हम तो रूल फर्स्ट की बात करें। रूल फर्स्ट क्या कहता है? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट मेनली गोज ऑन दैट अनसैचुरेटेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर। तो ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है तो H को यहां पर ऐड कर दें तो अंडरस्टूड हेलोजन वहीं जाएगा फिर तो मार्कोनिकॉफ रूल फर्स्ट से भी तो काम चल रहा है, सेकंड की जरूरत क्या है? देखो यहां पर आपको लगेगा कि सेकंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, अब आपको HX ऐड करना है, अब अप्लाई करो मार्कोनिकॉफ रूल फर्स्ट। अरे मार्कोनिकॉफ रूल फर्स्ट अप्लाई करो, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट गोज ऑन दैट अनसैचुरेटेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर, सेम है। अब कहां ऐड करोगे? तो ऐसा करो मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड अप्लाई करो। नेगेटिव पार्ट goes on that unsaturated carbon where negative part is already present, तो क्लियर है हेलोजन वहां जाएगा जहां पर पहले से हेलोजन प्रेजेंट है, इससे हो जाएगा काम। क्लियर बात है? तो मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड की रिक्वायरमेंट तो है, ठीक है, वो इस एग्जांपल से एकदम समझ में आती है बात। है क्लियर बात है? तो दिस इज रूल फर्स्ट एंड सेकंड। बाकी ठीक है, रूल पता होना चाहिए कि रूल क्या है, अप्लाई तो हम करेंगे नहीं, हम तो केटाइन की स्टेबिलिटी से आंसर देंगे हमेशा। क्लियर बात है? लिख लें आप इसे। एक बात और समझ लेना भाई, ठीक है, एक बात और समझ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा भाई ये केटाइन ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, और उसका स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों बोला? क्योंकि यहां पर माइनस आई के साथ साथ इसका प्लस एम इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है, और जो प्लस एम है वो इसके माइनस आई को बहुत ज्यादा सप्रेस कर देगा, जबकि यहां पर हेलोजन का 100% माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा, और क्योंकि 100% विड्रॉइंग इफेक्ट है इसलिए केटाइन को ज्यादा डीस्टेबलाइज कर रहा है। यहां पर 100% विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं है, आप कह सकते हैं बहुत वीक विड्रॉइंग इफेक्ट है, क्योंकि उसके विड्रॉइंग इफेक्ट को किसने सप्रेस कर दिया है? प्लस एम ने सप्रेस कर दिया है। इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी कई बार स्टूडेंट क्या अपना दिमाग लगाते हैं, बोले अरे सर क्या जरूरत है इतनी, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ज्यादा आ रहा है, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, अरे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और उसी से आंसर आ जाएगा क्या? और कई बार ऐसा समझा भी दिया जाता है,
आप ध्यान देना, देखो अगर मैं, सुनना इस बात को, अगर मैं दो केस ले लेता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को अगर CH पर ऐड किया जाए तो कार्पेटैन बनेगा यहां पर, और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को अगर इस CH पर ऐड कर दिया जाए तो फिर कार्पेटैन बनेगा यहां पर। अगर इसका एक्सप्लेनेशन हम हाइपर कॉन्जुगेशन से देकर के जस्टिफाई कर दें इसको कि ये ज्यादा स्टेबल है, तो बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पर ज्यादा है, फर्स्ट वाले में ज्यादा है, सेकंड वाले में ज्यादा है? बोलो, सेकंड वाले में ज्यादा है, क्योंकि दो अल्फा हाइड्रोजन तो यही हो गए, इधर R से भी अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, टोटल दो ही हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर तो फिर ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये कैटायन बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर मत दे देना, गलत ही हो जाएगा वो आंसर, मतलब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, समझा तो देते हैं इस तरह से कि देखो इसमें नंबर ऑफ, एक्चुअली क्या उसको समझाना इतना इजी रहता है कि स्टूडेंट को एकदम लगता है हाँ सर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, समझ में आ गया। इसको समझाने में दम लगती है थोड़ी सी, प्लस एम और माइनस आई को, ठीक है, इसलिए, लेकिन कंसेप्ट तो वही सही है, क्योंकि अगर आप एच इफेक्ट के बेसिस पर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो फिर तो एच इफेक्ट के बेसिस पर ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, और ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए तो फिर तो एक्स यहाँ आना चाहिए, रूल ही फेल हो गया इसमें, रूल भी फेल हो गया। ठीक है, और वो एक्चुअली गलत है, ये कार्पेटैन ये ज्यादा स्टेबल है ही नहीं, कार्पेटैन ये ज्यादा स्टेबल है। क्लियर बात है? देखिए आप मार्कोनी का फुल सेकंड, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, in electrophilic addition reactions of alkynes, in electrophilic addition reactions of alkynes, in addition of second molecule of reagent, in electrophilic addition reactions of alkynes, in addition of second molecule of reagent, in addition of second molecule of reagent, negative part of the reagent, negative part of the reagent, negative part of the reagent mainly goes on that unsaturated carbon, mainly goes on that unsaturated carbon where negative part is already present, where negative part is already present. फर्स्ट में कोई डाउट? सेकंड, सेकंड में डाउट है। देखो सेकंड में आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है इसमें एल्कीन, इसमें आपको HCl ऐड करना है, कंसंट्रेटेड HCl। देखो जैसा हमने डिस्कस किया, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होगा। एल्कीन्स और अल्काइंस को देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होगा तो दैट इज H+, और CH एंड CH2 इन दोनों में से मेनली इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होगा CH2 पर, ताकि कार्बोटैन CH पर बने। अब देखो इस केस में अगर बात की जाए तो इसमें जो कार्बोटैन बनेगा, मैं यहां बनाता हूं उसे, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होगा जब कार्बोटैन बनेगा इसमें, तो वो कार्बोटैन आएगा CH पर, और CH2 पर H ऐड होकर ये बन जाएगा CH3, ये कैटायन बनेगा। और याद करें हमने डिस्कस किया कार्बोटैन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, तो फिर तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड हो उससे पहले इस कार्बोटैन में हो जाएगा रीअरेंजमेंट, H यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा तो फिर Cl- यहां पर ऐड होकर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इसलिए इसका आंसर ये बनेगा इसमें। ठीक है, क्लियर बात ये? थर्ड में कोई डाउट? थर्ड में भी ऐसा ही है, वही रीअरेंजमेंट होगा उसमें भी। ठीक है, उस केस में मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा इसमें, और पॉजिटिव चार्ज वहां चला जाएगा। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, उनके आंसर तैयार हैं, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फोर्थ पे कोई डाउट? फिफ्थ में डाउट है। देखो फिफ्थ में आपको दिया है, इसमें HBr का एडिशन करना है, और यहां पर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री से हमने इस रिएक्शन को रिलेट किया था, बस उसी से आंसर आएगा इसका। ये वाला पार्ट तो कंप्लीट है ना फर्स्ट? नो, समझ में नहीं आएगा फर्स्ट,
समझ में आ गया ना? तो प्रोडक्ट खुद फाइंड करो फिर। चलिए ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है उस पर आपको HBr ऐड करना है और कंपाउंड आपको ये दिया हुआ है। तो इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जब ऐड होगा, यहीं पर मैं इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट का तो साइड डिसाइड कर लेते हैं। H प्लस और Br माइनस में से पहले H प्लस ऐड होगा। अच्छा बता सकते हैं प्रेफरेबली कहां पर ऐड होगा, CH2 या CH? CH2 पर। इलेक्ट्रोफाइल मेनली यहां पर ऐड होगा ताकि केटायन यहां बने। वही मार्कोनिकॉफ रूल या कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, आप कैसे भी चेक कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां पर ऐड हुआ तो CH2 से बना, वो तो CH3, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के साथ ये कार्बोकेटायन बना पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है? अब आप देखो इस कार्बोकेटायन में होगा रीअरेंजमेंट। ठीक है, D यहां से माइग्रेट हो जाएगा, जैसे H का माइग्रेटिव एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, H की जगह D है, तो अल्काइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप और D में से D का माइग्रेटिव एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, तो D इसमें चला जाएगा यहां पर। और देखो D की शिफ्टिंग के साथ में अब जो रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन आपको मिलेगा वो ये मिलेगा। नाउ इट इज CHD CH3, राइट? और यहां पर फिर Br माइनस ऐड होगा और फाइनली प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा। और आप ध्यान देना, इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 कायरल कार्बन एटम्स। ये दोनों कार्बन अब कायरल है। ठीक है, ये कार्बन भी कायरल है और ये भी कायरल है, जबकि आप देखो ये दोनों ही कार्बन अगर आप चेक करेंगे, देखो ये कार्बन कायरल बना कैसे, जब यहां पर H प्लस ऐड होकर केटायन बना, समझना इस बात को, तो D का यहां पर माइग्रेशन हुआ। अब जब D यहां पर माइग्रेट हुआ है तो फिर उस केस में कार्बन कायरल बना है। आप ध्यान देना, D जब यहां पर माइग्रेट होगा तो जिस कार्बन के लिए D का माइग्रेशन है वो कार्बन जरा आप देखो sp2 है, तो sp2 कार्बन अगर है तो बता सकते हैं D इसमें कैसे ऐड हो सकता है, ऊपर से नीचे से ऐड हो सकता है, ऊपर से ऐड हो सकता है, कहीं से भी ऐड हो सकता है, प्लेनर है ना, तो कहीं से भी ऐड हो सकता है। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि D अगर कहीं से भी ऐड हो सकता है तो एक अप्रोच से अगर R कॉन्फ़िगरेशन वाला कायरल कार्बन यहां पर जनरेट होगा तो दूसरी साइड से S, मतलब यहां पर आपको R और S दोनों मिलेंगे। फिर जब ब्रोमाइड यहां पर अटैक करेगा तो देखो ब्रोमाइड के अटैक से ये कार्बन भी कायरल बन रहा है और ये भी अगर कायरल बना तो ब्रोमाइड को जिस साइड पर अटैक करना है वो भी sp2 है, प्लेनर, तो फिर तो Br माइनस इसमें ऊपर से भी अप्रोच कर सकता है, नीचे से भी अप्रोच कर सकता है, मतलब यहां भी R और S दोनों। अब टोटल कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 4 ही तो आएंगे ना, RR SS RS और SR, टोटल 4 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। ठीक है, वो 2 कायरल सेंटर्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स यहां पर आपको मिलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स वो 4 हो जाएंगे इसमें। यहां पर आपको दिया है इथेनॉलिक HCl, मतलब HCl के साथ में इथेनॉल प्रेजेंट है। ठीक है, इथेनॉलिक HCl का मतलब हो गया यहां पर HCl और इथेनॉल प्रेजेंट है, C2H5OH। जैसे एक्वस HCl दिया है तो मतलब यहां पर HCl और वाटर प्रेजेंट है। अब समझना इस बात को, देखो HCl और वाटर दोनों प्रेजेंट है। आप बता सकते हैं एल्कीन के साथ में रिएक्शन को कौन इनिशिएट कर सकता है, HCl या वाटर या दोनों? HCl वाटर या दोनों? HCl वाटर तो पिछली क्लास में भी नहीं कर पाया था, याद करो, डाइल्यूट एस्टर में समझाया था मैंने आपको। वाटर एल्कीन एल्काइन की रिएक्शंस को इनिशिएट नहीं कर पाता है, वाटर खुद न्यूक्लियोफाइल है और रिएक्शंस को न्यूक्लियोफाइल नहीं इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? और वो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां से आएगा? HCl से, H+। अब एक पॉइंट याद है कि सर HCl अगर H+ देगा इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में तो वाटर भी दे सकता है, लेकिन याद करो वाटर वीक एसिड है, वीक एसिड है तो वो H+ दे ही नहीं पाएगा, इसीलिए तो HCl रिएक्शन को इनिशिएट करता है। अब HCl जब रिएक्शन को इनिशिएट करेगा तो फिर से वही इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पहले ऐड होगा, दैट इज H+, और वो मेनली कहां पर ऐड होगा, C पर या CH2 पर? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट मेनली CH2 पर ऐड होगा ताकि केटायन C पर बने। तो इस रिएक्शन में जो केटायन बनेगा वो केटायन ये बनेगा, और अब इस केटायन पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। जरा देखो फर्स्ट रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? 2 न्यूक्लियोफाइल्स हैं, HCl के करस्पॉन्डिंग Cl माइनस और वाटर भी तो है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन बल्क में कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? H2O। तो इसलिए H2O के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट हमने लिखा है यहाँ पर। मेन हो सकता है कोई स्टूडेंट ने यहाँ पर Cl लगा दिया हो, बनेगा लेकिन वो कम प्रोडक्ट बनेगा, साइड प्रोडक्ट। ये बिल्कुल वैसा डिफरेंस है जैसे देखो फर्स्ट रिएक्शन में आप देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, इसका फर्स्ट क्वेश्चन करवाया ना, वहां पर पहला क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा कंसंट्रेटेड H2SO4, तो वहां पर हमने न्यूक्लियोफाइल क्या ऐड किया? HSO4 माइनस। उसी का सेकंड पार्ट मैंने लिखा डाइल्यूट H2SO4, वहां पर HSO4 माइनस क्यों नहीं ऐड किया? समझ में आ रहा है ना, मतलब HSO4 माइनस तो वहां भी है
लेकिन हमने कहा डाइल्यूटेड अगर लिया है आपने तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा। ऐसे यहां भी है, जब हमने केवल देखो, अब देखो डिफरेंस समझना, जब हमने HCl कंसंट्रेटेड लिखा तो हमने Cl माइनस को ऐड किया था, लेकिन जब HCl डाइल्यूटेड लिखेंगे तो फिर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल बल्क में। अरे बात समझ में आ रही है? तो वाटर के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मेन होगा यहां पर। और इसी तरह से देखो इथेनॉलिक HCl, जैसे हमने कहा एक्वस HCl में तो वाटर प्रेजेंट है, तो इथेनॉलिक HCl में कौन प्रेजेंट है? इथेनॉल। तो इस बार न्यूक्लियोफाइल इथेनॉल भी होगा। याद करो 4 न्यूक्लियोफाइल लास्ट क्लास में बताए होंगे, वाटर, एल्कोहल, अमोनिया, अमाइन। ये 4 ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होते हैं और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करते हैं। जैसे देखो वाटर जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ होगा तो कौन ऐड हुआ होगा? पूरा वाटर मॉलिक्यूल या OH-? पूरा वाटर मॉलिक्यूल। वहां से H+ निकला तो बचा OH। ऐसे एल्कोहल भी जब ऐड होगा तो क्या ऐड होगा? OH- या OR-? OR-। डंडा लाओगे बाहर से। अरे पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल, पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल याद आ रहा है? और पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल जब ऐड होगा इथेनॉल तो वहां से H+ निकल जाएगा तो बचेगा OC2H5। आया समझ में? फर्स्ट टू 6 कोई डाउट इन क्वेश्चंस में? कोई भी डाउट हो? क्या बोल रहे हैं? हाँ, इनॉल बन के टॉटोमेरिज्म हुआ। यहां पर H और यहां पर OH ऐड हुआ, इनॉल बना, फिर टॉटोमेराइज होकर कीटो बन गया वो। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7th में आप देखो यहां पर आपको 1 इक्विवेलेंट ऑफ HCl दे रखा है, 1 HCl आपको ऐड करना है। देखो 1 इसलिए स्पेसिफाई किया क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वैसे तो 3 HCl का एडिशन पॉसिबल है। यहां पर 3 HCl समझ में आ रहा है ना? एक पाई बॉन्ड ये ब्रेक हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड ये, तो टोटल 3 HCl ऐड हो सकते हैं, लेकिन वहां पर उसको लिमिटेड कर दिया हमने 1 HCl। अब 1 HCl अगर ऐड करना है हमें तो फिर यहां पर हमें प्रेफरेंस चेक करना पड़ेगा, प्रेफर्ड साइट ऑफ एडिशन हमें देखना पड़ेगा कि HCl मेनली कहां पर ऐड होगा। और देखो अगर 2 साइड्स में हम बात करें कि वन इज एल्कीन अदर इज अल्काइन, तो याद करें एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देन अल्काइंस। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहां पर प्रेफर्ड होगा वो इस साइड पर प्रेफर्ड होगा, क्योंकि देखो यहां जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो सैचुरेटेड कार्बन पर आएगा, जबकि अल्काइन में जब H+ ऐड होगा तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो अनसैचुरेटेड कार्बन पर आएगा। याद करो सैचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। कंपैरिजन भी किया हमने, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देन अल्काइंस, तो इसमें जो रिएक्शन प्रेफर होगी वो एल्कीन पर होगी, और एल्कीन पर होगी तो इलेक्ट्रोफाइल तो मेनली ऐड हो जाएगा CH2 पर, वो तो बन जाएगा CH3, और यहां जो कार्बोटाइन बनेगा उस पर आएगा Cl- Cl। इस तरह से इस केस में जो एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ये कंपाउंड मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो यहां भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, मतलब फिर से वही एल्कीन और एल्काइन, लेकिन इस केस में आप ध्यान देना यहां पर प्रोसेस में जो एडिशन होगा वो एल्कीन पर नहीं, इसमें एडिशन मेनली होता है अल्काइन पर। आप समझना है इस बात को अच्छे से। तो वो दोनों कंपाउंड्स की अगर आप कैटेगरीज चेक करेंगे तो दोनों ही कंपाउंड्स की कैटेगरी तो सेम है। दिस इज हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। द हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्कीनाइन, इन प्लस आइन, इसे हम बोलते हैं एल्कीनाइन। अब क्या मैं बात कर सकता हूं, अगर ये एल्कीनाइन है तो एल्कीनाइन तो ये भी है, दोनों ही तो एल्कीनाइंस हैं, दोनों में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ध्यान देना, लेकिन इस केस में हम बात करें कि दोनों ही एल्कीनाइन है, लेकिन फर्स्ट में रिएक्शन हमने डबल बॉन्ड पर प्रेफर की है और सेकंड में हम रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड पर प्रेफर कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? तो वो 8th वाले क्वेश्चन में हमने रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड पर इसलिए प्रेफर की है क्योंकि यहां जब पाई बॉन्ड ब्रेक होकर HCl ऐड हो जाएगा तो स्टिल 1 पाई बॉन्ड यहां पर बचेगा, और वो पाई बॉन्ड जो होगा वो आप देखो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आएगा, कॉन्जुगेशन में आएगा तो प्रोडक्ट में आपको रेजोनेंस मिलेगा। यहां पर क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट में आपको रेजोनेंस मिल रहा है, जबकि देखो अगर आपने रिएक्शन HCl की एडिशन अगर डबल बॉन्ड पर आपने कर दिया होता है, ये अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता तो फिर इसको कोई कॉन्जुगेशन नहीं मिलता, इसको कोई रेजोनेंस नहीं मिलता। मतलब आप तो देखो दोनों जगह पर HCl ऐड करके देख लो, जब आप यहां HCl ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट में कोई रेजोनेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एल्काइन पर HCl ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट आपके सामने ही है, प्रोडक्ट में आपको रेजोनेंस मिलेगा। क्या समझ में आ रही बात है? और क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट में रेजोनेंस है तो आप कह सकते हैं प्रोडक्ट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब एक बात समझना, देखो ठीक है ये बात तो हो गई कि प्रोडक्ट रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा, लेकिन कंसेप्ट जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग माइंड में ये पॉइंट आना चाहिए कि प्रोडक्ट रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है तो हम क्या करें इसका? भाई हम तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखते हैं ना,
अरे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, अच्छा एक बात बताओ, यहां पर मैंने आपसे क्यों कहा कि रिएक्शन एल्कीन पर होना चाहिए? क्योंकि यहां जो केटायन बनेगा वो सैचुरेटेड कार्बन पर आएगा और यहां जो केटायन बनेगा वो अनसैचुरेटेड कार्बन पर आएगा। हमने कहा सैचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, इसलिए रिएक्शन एल्कीन पर होना चाहिए। तो वो सैचुरेशन अनसैचुरेशन जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी वाला कांसेप्ट है वो हम यहां क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? क्या अब इस बार जो कार्बोकेटायन बनेगा वो एल्काइन वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा या एल्कीन वाला ही ज्यादा बनेगा? कार्बोकेटायन तो एल्कीन वाला ही ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि यहां जब आप H+ ऐड करके केटायन बनाओगे तो वो सैचुरेटेड कार्बन पर आएगा। ये हरी बात समझ में। जबकि अल्काइन में जब पाई बॉन्ड ब्रेक करके आप H+ ऐड करोगे तो पॉजिटिव चार्ज तो अनसैचुरेटेड कार्बन पर ही आएगा ना। तो अगर मैं इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के बारे में सोचता हूं तो एल्कीन वाला ही ज्यादा स्टेबल है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन है कि फिर हमने यहां पर इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी को अवॉइड करते हुए प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आंसर दिया। हम कह रहे हैं इंटरमीडिएट को छोड़ो, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करो। और जब हम इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे तो हमने कहा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखो। ऐसा नहीं लग रहा कभी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कभी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, मतलब ये क्या लगा रखा है? ये ऐसा नहीं लग रहा क्या लगा रखा है ये? यस सर, अच्छा कंसेप्ट लगा रखा है और क्या लगा रखा है? ये बोला हाँ सर ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, आप देखो वास्तव में देखो दो कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूं। दो फैक्टर्स हैं मेन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, एक तो इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी और दूसरा प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट हमें इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है या प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, ये कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आगे भी रिएक्शंस की हम बात करेंगे तो आपके सामने जब भी मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने की बात होगी तो दो फैक्टर्स आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। ठीक है, कब हमें आंसर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देना चाहिए और कब हमें आंसर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देना चाहिए, ये कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, लेकिन वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसे ही कुछ हम कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और 9 के थ्रू में ये कंसेप्ट क्लास में डिलीवर करूंगा कि कब हमें आंसर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देना चाहिए और कब हमें आंसर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देना चाहिए। तो वो कंसेप्ट तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले एक लाइन और लास्ट में सुन लो, बैग मत जमाओ भी। ठीक है, 7th और 8th में, ठीक है, कंसेप्ट तो वही अप्लाई होगा जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, ठीक है, कंसेप्ट तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे जब भी आपके सामने एल्कीनाइन आए तो कंसेप्ट अप्लाई करने की जगह एक पे स्टेटमेंट आपको ऐसा नोट करवाना चाह रहा हूं, उस स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन का आंसर तो एटलीस्ट दे ही दोगे, मतलब आपकी क्वेश्चन अटेम्प्टिंग फास्ट हो जाएगी। ठीक है, कंसेप्ट तो हम डिस्कस कर ही लेंगे नेक्स्ट क्लास में, उससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन आप देखो जो स्टेटमेंट अब मैं देने जा रहा हूं उसको सुनना। ये भी एल्कीनाइन है, ये भी एल्कीनाइन है। क्या मैं कह सकता हूं एल्कीनाइन में ही हमें दो तरह के केस मिल रहे हैं, एक केस में रिएक्शन डबल बॉन्ड पर प्रेफर हो रही है और एक केस में रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड पर प्रेफर हो रही है। आगे कोई भी एल्कीनाइन आपके सामने आ जाए, इस स्टेटमेंट से आपको समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन में डबल बॉन्ड पे करवानी है ट्रिपल बॉन्ड पर। सुनिए, जिन एल्कीनाइंस में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो उनमें रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड पर होगी, और जिनमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है उनमें रिएक्शन डबल बॉन्ड पर होगी। क्योंकि आप सोचिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा तभी तो प्रोडक्ट में भी रेजोनेंस आएगा। आप सोचिए अगर ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, आप करवा लो ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन, कहां रेजोनेंस आ रहा है? क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट में रेजोनेंस आपको कब मिलेगा? जब एल्केनाइन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी कॉन्जुगेशन में है। अगर वो ऑलरेडी कॉन्जुगेशन में तभी प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन आएगा और तभी हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड पे करवाएंगे। तो अल्टीमेटली फाइनली हम इसको इस तरह से कंक्लूड करते हैं, दोस एल्केनाइंस इन विच double bond and triple bond are in conjugated system, their electrophilic addition reactions will be preferred on triple bond, and if not in conjugated system the reaction will be preferred on double bond. इससे क्वेश्चन आपका अटेम्प्टिंग फास्ट हो जाएगी, क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा कहां रिएक्शन करवानी। बाकी ऐसा क्यों करेंगे, कंसेप्ट क्या है वो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर ही लेंगे। ये स्टेटमेंट लिख लें बस आप, those alkenes in which double bond and triple bond are in conjugated system, those alkenes in which double bond and triple bond are in conjugated system, their electrophilic addition reaction is preferred on double bond. Sorry, their electrophilic addition reaction is preferred on triple bond. Their electrophilic addition reaction is preferred on triple bond. And if not in conjugated system,
and if not in conjugated system, the reaction is preferred on double bond. The reaction is preferred on double bond. Complete? ठीक है. इस कंपाउंड का एक स्पेसिफिक नेम है, ये पॉलीमर्स में आपको यूज आएगा. दिस कंपाउंड इज नॉन एज क्लोरोप्रीन. शायद पढ़ा हो, नियोप्रीन रबर बनता है इससे. दिस इज क्लोरोप्रीन. ठीक है. बाकी जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे उसको. ठीक है. थैंक यू एवरीवन.